नमस्कार साथियों, आचार पवन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पेरेंटिंग मैनुअल के अपडेटेड वर्जन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम सभी के लिए यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर ये पेरेंटिंग का अपडेटेड मैनुअल होता क्या है और इसकी आज के समय में क्या ज़रूरत है। हम लोग अनुभव करते हैं कि समय बड़ी स्पीड से चेंज हो रहा है, हर चीज़ बड़ी स्पीड से अपडेटेड हो रही है। इस कारण व्यक्ति की मानसिकता में भी बदलाव आ रहा है, बच्चे की भी साइकोलॉजी बदल रही है और पेरेंट्स की भी साइकोलॉजी बदल रही है। लेकिन बच्चों की साइकोलॉजी में होने वाले परिवर्तन की गति पेरेंट्स की साइकोलॉजी में होने वाले परिवर्तन की गति से थोड़ा ज़्यादा होती है। इसको हम गहराई में जाके समझते हैं तो मालूम चलता है कि जब हम बच्चे हुआ करते थे तब जितने हम इमोशनली स्ट्रांग थे, आज का बच्चा शायद इमोशनली उतना स्ट्रांग नहीं है। आज के कुछ बच्चों में पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं वो, और गुस्सा भी उनकी नाक पर रखा रहता है। इसलिए पेरेंटिंग की जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं उसके कुछ पॉइंट्स में बदलाव करना समय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज के सेशन में हम इन पॉइंट्स के बारे में एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा, आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही क्वालिटी का कंटेंट लेकिन कम से कम शब्दों में प्रोवाइड करने की बहुत कोशिश करते हैं। चलिए अब आज का सेशन शुरू करते हैं। जब भी मैं पेरेंट्स के लिए कोई वर्कशॉप कंडक्ट करता हूं तो बहुत सारे पेरेंट्स आकर मुझसे मिलते हैं और कहते हैं कि हमारा बच्चा तो हमारी सुनता नहीं है। कुछ पेरेंट्स का कहना होता है कि अगर हम उसे बार बार कुछ कहते हैं तो वो हमें उल्टा जवाब दे देता है, और कुछ पेरेंट्स का कहना होता है कि जब हम ज़्यादा अपने बच्चे से कुछ कहते हैं तो वो गुस्सा होकर खाना खाना बंद कर देता है। असल में ये कॉमन प्रॉब्लम है और आप देखेंगे कि दूसरे या तीसरे घर में यह समस्या हमें देखने को मिल जाएगी। यहाँ हमें यह सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। जब भी मैं इन पेरेंट्स से पूछता हूँ कि जब भी आपका बच्चा कोई गलती करता है, होमवर्क नहीं करता या बहुत समय से मोबाइल चला रहा है और मोबाइल आपके कहने पर भी चलाना बंद नहीं करता, तो आप क्या करते हैं? तो पेरेंट्स जवाब देते हैं कि कहीं वो हमारी बात नहीं मानता, जैसे बहुत समय से मोबाइल चला रहा है तो हम उसे पहले समझाते हैं। मैं पूछता हूं आप कैसे समझाते हैं? तो पेरेंट्स जवाब देते हैं हम जाकर उन्हें समझाते हैं कि मोबाइल ज़्यादा यूज करने से आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, समय भी बर्बाद होता है। मैं उनसे पूछता हूं अगर ये समझाने पर भी नहीं मानता तो फिर आप क्या करते हैं? फिर पेरेंट्स जवाब देते हैं कि समझाने पर भी नहीं मानता तो हम उसे धमकाते हैं। मैं पूछता हूं कैसे धमकाते हैं? तो बोलते हैं कि हम उनसे कहते हैं कि आपका मोबाइल चलाना बंद करवा देंगे, कल से मोबाइल देना बंद कर देंगे, इस तरह की हम उन्हें धमकी देते हैं। मैं पूछता हूं अगर धमकी देने पर भी बच्चा नहीं मानता तो फिर क्या करते हैं? तो पेरेंट्स जवाब देते हैं कि धमकी देने पर भी जब बच्चा नहीं मानता तो हम उनमें खड़का देते हैं, मतलब 1-2 लगा देते हैं। मतलब हम इसे समझ सकते हैं कि ट्रेडिशनल पेरेंटिंग की मेथड क्या है कि पहले समझाना, फिर धमकाना, फिर खड़काना, समझाना, धमकाना, खड़काना। दिस इज ट्रेडिशनल पेरेंटिंग मेथड जो ज़्यादातर पेरेंट्स फॉलो करते हैं और ये सदियों से फॉलो होती आ रही है। मतलब हमारे पेरेंट्स ने भी हमें इसी तरह से पाला पोसा है, उनके पेरेंट्स ने भी उन्हें ऐसे ही पाला पोसा होगा और ये सदियों से चली आ रही है। मैं पेरेंटिंग की इस मेथड को दादागिरी मेथड कहता हूँ और कहता हूँ कि ये पेरेंट्स की दादागिरी सदियों से चली आ रही है। लेकिन इस सेशन के शुरुआत में हमने डिस्कस किया था कि समय बड़ी स्पीड से चेंज हो रहा है, इसलिए हमें पेरेंटिंग की इस मेथड में भी थोड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है। हमें समझना पड़ेगा कि बच्चा किसकी सुनता है। असल में यदि बच्चे को लगता है कि कोई व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, एक्सपर्ट है, तो वो उसकी बात मानता है। बच्चा ही क्यों, हम सभी भी तो ऐसा ही करते हैं। हम भी तो उन्हीं की बात मानते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं या फिर एक्सपर्ट होते हैं। जैसे आप कोई महंगी चीज़ खरीदना चाहते हैं तो आप हो सकता है कई लोगों की सजेशंस लें, लेकिन आप सजेशंस में उसी व्यक्ति की सजेशन को वेटेज देंगे जिसे आप इंटेलिजेंट मानते हो, जिसे आप एक्सपर्ट समझते हो। इसी प्रकार यदि बच्चों को
लगता है कि उनके पेरेंट्स बहुत इंटेलिजेंट हैं, एक्सपर्ट हैं, तो वो उनकी बात मानते हैं। इसलिए पेरेंट्स को समय समय पर अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए और इस बात से लगभग सभी पेरेंट्स राजी होते हैं कि हमें टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए। लेकिन समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि हमें पता तो है कि समय पर हमें अपने आप को अपडेट करना है, लेकिन कैसे करना है, क्या वे आउट प्लान है, इसकी कमी रह जाती है। तो आज हमारी ये समस्या सॉल्व होने वाली है, क्योंकि इस YouTube चैनल से जितने भी व्यूअर्स जुड़े हुए हैं उन सभी को पता है कि इस चैनल की यूएसपी ज्ञान बताना नहीं बल्कि समाधान बताना है। इसलिए आज मैं आपको 2 ऐसे समाधान बताने वाला हूं जो आपके लिए प्रॉपर वे आउट प्लान की तरह काम करेंगे और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी होते हैं। पहले वे आउट प्लान का नाम है PDF मतलब पेरेंटिंग डेवलपमेंट फंड और दूसरे वे आउट प्लान का नाम है PDT मतलब पेरेंटिंग डेवलपमेंट टाइम। अब हम इन दोनों को विस्तार से समझते हैं। पेरेंटिंग डेवलपमेंट फंड में हम हर महीने अपने बच्चे की बर्थडे डेट पर, अगर एक से ज़्यादा बच्चा है तो किसी भी एक बच्चे की बर्थडे डेट पर एक निश्चित मात्रा में फंड, ये फंड हम अपने फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो इस फंड को हम सेव करते हैं, फिर इस फंड का ही उपयोग हम पेरेंटिंग स्किल्स के डेवलपमेंट के ऊपर करते हैं। जैसे अगर हमें कोई बहुत अच्छी किताब मिल रही है पेरेंटिंग के ऊपर तो हम वो किताब इसी फंड में से पैसा निकालकर मंगाएंगे। अगर हमें कोई वर्कशॉप अटेंड करना है पेरेंटिंग के ऊपर तो हम जो उसका चार्ज है वो भी इसी फंड में से निकाल कर ही खर्च करेंगे। अगर हमें किसी कंसल्टेंट से मिलना है, अगर हमें किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलना है तो उसकी भी कंसल्टेंसी फीस हम इसी फंड में से निकाल कर देंगे। ये फंड बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है और इसके पीछे का लॉजिक ये है क्योंकि जब भी हमें फंड दिखाई देता है तो वो फंड हमें अपने आप मोटिवेट करता है कि हम उसे खर्च करें। इस बहाने हम अपने स्किल डेवलपमेंट पर, खास तौर पर पेरेंटिंग स्किल के डेवलपमेंट पर कुछ ना कुछ खर्च करते रहते हैं तो उसका डेवलपमेंट होता जाता है। पेरेंटिंग डेवलपमेंट टाइम में आपको हर दिन 10 मिनट या 15 मिनट डेडिकेटेडली पेरेंटिंग स्किल के डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करने हैं। असल में जब हमारे पास फंड इकट्ठा हो जाता है हम किताबें तो खरीद लेते हैं, लेकिन किताबें पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं होता, हमें अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे पास समय नहीं होता। इसलिए हमें हर दिन ये 10 या 15 मिनट सेव करके रखने हैं अपने पेरेंटिंग स्किल के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन ये समय ऐसे नहीं आप निकाल पाएंगे, आपको कोई एक निश्चित समय डिसाइड करना पड़ेगा, जैसे शाम को 6 बजे से लेकर 6:15 बजे तक, जैसे हमारे सीरियल के या हमारे किसी डेली रूटीन के जो वर्क के टाइम डिसाइड होते हैं, हमें वैसे ही 10 या 15 मिनट का एक ऐसा शेड्यूल अपने डेली रूटीन में फिक्स करना पड़ेगा और उसे थोरोली फॉलो करने का प्रयास करना पड़ेगा। बल्कि मैं तो यहाँ यह भी कहना चाहूँगा कि जब भी मैं अपने कुछ मुस्लिम दोस्तों के साथ किसी टूर पर जाता हूँ तो देखने को मिलता है कि उनका एक डेडिकेटेडली नमाज का समय होता है। वो कहीं पर भी होते हैं वो डेडिकेटेडली उस समय को नमाज के ऊपर लगाते हैं। इसी तरह से उनकी तरह ही हमें अपने जो पेरेंटिंग डेवलपमेंट टाइम का उपयोग है या पेरेंटिंग डेवलपमेंट टाइम को उसी तरह से हमें फॉलो करना है। जब हम थोरोली इन दोनों वे आउट प्लान को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़े दिनों के बाद आपके बच्चे आपकी सुनने लगे हैं और जो भी आप उनसे कह रहे हैं वो आपकी मान भी रहे हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक बार अभी तक के सेशन को हम रिकैप कर लेते हैं। मैं आपसे कुछ पूछूंगा और आप उसके जवाब को अपने दिमाग में सोचने का प्रयास करें। पेरेंटिंग के अपडेटेड मैनुअल का मतलब क्या होता है? पेरेंटिंग के अपडेटेड मैनुअल की अभी इस वक्त क्या ज़रूरत है? आजकल के बच्चे माता पिता की क्यों नहीं सुनते हैं? अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे उनकी बात सुने तो उन्हें समय के साथ क्या करना पड़ेगा? समय के साथ अपडेट होने के लिए 2 वे आउट प्लान कौन कौन से हैं? PDF का फुल फॉर्म क्या है और PDT का फुल फॉर्म क्या है? अब हम पेरेंटिंग मैनुअल के अपडेटेड वर्जन के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें बच्चे के अंदर किसी गुड हैबिट को डेवलप करना है या किसी पहले से डेवलप्ड बैड हैबिट को ख़त्म करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। इसको हम एक उदाहरण से भी समझने की कोशिश करेंगे। हम एक वे आउट प्लान बताने की कोशिश करेंगे कि अगर बच्चे के अंदर हमें अच्छी किताबों को पढ़ने की आदत डेवलप करनी है तो हमें उसके लिए क्या करना होगा। इसी प्रकार से किसी एक
एक बैड हैबिट के लिए वे आउट प्लान भी बनाएंगे। बैड हैबिट में हम एग्जांपल लेंगे कि अगर बच्चे के अंदर मोबाइल के प्रति एडिक्शन आ रहा है, अगर बच्चा मोबाइल कहने पर भी उपयोग करना बंद नहीं कर रहा है, तो उसे ये हैबिट को बंद कराने के लिए हमें क्या करना होगा। पेरेंटिंग मैनुअल के अपडेटेड वर्जन के आधार पर हैबिट फॉर्मेशन का सिद्धांत बताने से पहले मैं सभी पेरेंट्स से ये बात जरूर शेयर करना चाहूँगा कि कभी भी अपने बच्चे की आदत बदलने के पीछे पेरेंट्स के दो उद्देश्य नहीं होने चाहिए। पहला पेरेंटियल ईगो सेटिस्फैक्शन और दूसरा कंपैरिजन। मैं इसको आपको दो उदाहरण से बताने की कोशिश करता हूँ। अभी कुछ समय पहले मुझे कुछ पेरेंट मिले, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे के अंदर एक बुरी आदत है। मैंने पूछा वो बुरी आदत क्या है। वो कहते हैं कि हमारा बच्चा रात में तो पढ़ाई करता है और सुबह सो जाता है। तो मैंने कहा इसमें क्या बुरी आदत है। बोलते हैं कि हमें लगता है कि बच्चों को सुबह पढ़ाई करना चाहिए और रात में सोना चाहिए। हालांकि उनके बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन फिर भी पेरेंट्स ऐसा चाहते थे। फिर मैंने बच्चे से बात की तो मालूम चला कि उनका घर सब्जी मंडी के पास में था। बच्चा कहता है कि जब भी मैं सुबह पढ़ता था तो बाहर से गाड़ियों के निकलने की इतनी आवाज़ होती थी, इतना डिस्ट्रैक्शन होता था, इसलिए मैंने अपने टाइम टेबल और शेड्यूल को चेंज किया और रात में पढ़ना शुरू कर दिया। इसलिए पेरेंट्स को बच्चों की आदत इसलिए ही नहीं बदल देनी चाहिए क्योंकि ऐसा करना चाहिए। कुछ ना कुछ तो लॉजिक होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो उसके पीछे ठोस कारण होना चाहिए। इसी प्रकार कुछ ऐसे पेरेंट्स भी मिलते हैं जो अपने बच्चे की आदत इसलिए बदलना चाहते हैं क्योंकि उनकी जान पहचान में या रिश्तेदारी में कोई बच्चा ऐसा करता है। पेरेंट्स को बच्चों की आदत कभी भी इन दो कारणों के आधार पर नहीं बदलना चाहिए। अब हम हैबिट फॉर्मेशन का सिद्धांत समझते हैं। जब भी हम एक निश्चित पैटर्न में किसी एक्ट को रिपीट करते हैं और ऐसा हम बार बार करते जाते हैं तो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स का एक सर्किट बन जाता है। यह सर्किट जब भी उस पैटर्न को बनता हुआ देखता है तो उस एक्ट को अपने आप एग्जीक्यूट कर देता है। हैबिट फॉर्मेशन का आधार यही न्यूरॉन्स का सर्किट होता है। यदि हम बच्चे की हैबिट के ऊपर काम करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि बच्चे के अंदर कोई नई हैबिट डेवलप हो, तो हमें उसके ब्रेन के अंदर इस तरह का सर्किट डेवलप करना होगा। और अगर हम चाहते हैं कि बच्चे के अंदर कोई पहले से ही डेवलप्ड बैड हैबिट है और हम उसे हटाना चाहते हैं, तो हमें उस बने हुए न्यूरॉन्स के सर्किट को धीमे धीमे खत्म करना होगा। और ऐसा करने के लिए हम बच्चे की जिस भी हैबिट के ऊपर काम कर रहे हैं उसे 3 सब हैबिट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। फिर उस एक एक हैबिट के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए बच्चे को मोटिवेट करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, हैबिट के सर्किट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात है वो है कंटिन्यूअस रिपीटेशन। अगर कंटिन्यूटी नहीं होती, अगर रिपीटेशन नहीं होता तो वो हैबिट का सर्किट नहीं बनता। और अगर वो हैबिट का सर्किट पहले से बना हुआ है और बिना कंटिन्यूटी के, बिना रिपीटेशन के वो हैबिट का सर्किट भी खत्म नहीं होता है। इसलिए जब भी हम बच्चे की हैबिट के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो कंटिन्यूटी और वो रिपीटेशन में किसी भी तरह का ब्रेक नहीं हो। अब इसे हम एक एक करके उदाहरणों से समझेंगे। पहले हम एक अच्छी आदत, अच्छी किताबें पढ़ने की हैबिट को कैसे डेवलप किया जाए उसका वे आउट प्लान तैयार करेंगे। उसके बाद एक बुरी आदत जैसे मोबाइल के एडिक्शन को कैसे खत्म किया जाए उसके वे आउट प्लान को तैयार करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले छोटी छोटी कहानियाँ, शॉर्ट स्टोरीज बच्चों को पढ़ने के लिए दें और एक गेम खेलें कि अगर वो कहानी आपको सुनाता है तो आप उसे कुछ गिफ्ट देंगे, कुछ चॉकलेट्स देंगे। एक बार जब बच्चे में छोटी कहानियाँ पढ़ने की हैबिट डेवलप हो जाए फिर उसे थोड़ी सी बड़ी कहानियाँ ऑफर करना शुरू कर दें। जब वो बड़ी कहानियाँ भी पढ़ने लगे उसके बाद उसे एक कहानी की किताब ला के दें और उसे पढ़ने के लिए मोटिवेट करें। अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों के अंदर अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डेवलप हो तो इसके लिए पेरेंट्स को 2 काम करने पड़ेंगे। पहले तो बच्चों को अच्छा कलेक्शन सेलेक्ट करके देना पड़ेगा और बुक पढ़ने वाला माहौल क्रिएट करना होगा। ये तभी होगा जब पेरेंट्स खुद पढ़ते हों। अगर पेरेंट्स खुद पढ़ते हों तभी जाके बच्चे के अंदर अच्छी किताबें पढ़ने की हैबिट डेवलप हो सकती है। और ऐसा नहीं, मैंने कहानियों का उदाहरण लेकर आपको बताया, हो सकता है कि आपके बच्चे का टेस्ट कुछ अलग हो, उससे साइंस से रिलेटेड बुक्स पढ़ने की इच्छा हो या फिर उसे मोटिवेशनल बुक पढ़ने की इच्छा हो। आपको अपने बच्चे का टेस्ट पहचानना पड़ेगा और उसके टेस्ट के अकॉर्डिंगली उसे आर्टिकल्स प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। अब हम मोबाइल के एक्सेस यूज की हैबिट को खत्म करने
करने के लिए वे आउट प्लान बनाएंगे। लेकिन इसे बताने से पहले मैं एक बार फिर से शेयर करना चाहूँगा कि जब भी हम किसी हैबिट को ख़त्म करना चाहते हैं तो उस हैबिट का पहले से हमारे ब्रेन में एक डेवलप्ड सर्किट होता है जिसको हम न्यूरॉन्स का हैबिट सर्किट भी कहते हैं। जब भी हमें उस हैबिट को ख़त्म करना है तो हमें उस सर्किट को ख़त्म करना पड़ेगा। उसके लिए एक वे आउट प्लान मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। इसके लिए सबसे पहले हम उस कंटिन्यूअस पैटर्न को तोड़ने की कोशिश करेंगे जिस पैटर्न के कारण ब्रेन को क्लू मिलता है और वो मोबाइल को चलाने के लिए मोटिवेट कर देता है। इसके लिए हम 3 स्ट्रेटेजिकल पॉइंट्स बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा बच्चा उन तीनों पॉइंट्स को फॉलो करे। पहला, संडे वाले दिन हम मोबाइल को लैंडलाइन फोन की तरह यूज करेंगे। इसमें संडे भी चुन सकते हैं या वीक का कोई सा दिन भी चुन सकते हैं। लैंडलाइन फोन की तरह यूज करने का मतलब है कि आपने एक जगह डिसाइड कर ली और मोबाइल को वहां रख दिया। पूरा दिन मोबाइल को वहीं रखे रहने देना। जैसे पहले लैंडलाइन फोन एक ही जगह रखा रहता था उसी तरह से अगर कोई फोन आता है या मैसेज आता है तो हम मोबाइल का उपयोग उसी जगह पे जाकर करेंगे। उसे बिल्कुल लैंडलाइन फोन की तरह यूज करना है। दूसरा, किसी भी चीज को खाते या पीते समय मोबाइल फोन का यूज नहीं करना है। तीसरा, मोबाइल को ऐसी जगह रखना है कि वो हमें नजर नहीं आए। ये तीनों स्ट्रेटेजिकल पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा कारगर हैं। मैंने कई लोगों के ऊपर इसका प्रयोग किया है और इसका सफल परिणाम भी देखा है। आप एक बार इसे प्रयोग करके जरूर देखिए क्योंकि इसकी वजह से जो हैबिट का पैटर्न है ब्रेन के अंदर वो ब्रेक हो जाता है। जब ब्रेक हो जाता है तो थोड़ा उसका एडिक्शन भी कम हो जाता है। अगर आप हैबिट के बारे में और बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो मैंने हैबिट के ऊपर एक वीडियो कोर्स भी तैयार किया है। आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर वो पूरा का पूरा कोर्स देख सकते हैं या मैं आज इस डिस्क्रिप्शन में आपको उस कोर्स की लिंक भी दूंगा। इस सेशन को खत्म होने के बाद जब भी आपके पास समय हो तो उस हैबिट फॉर्मेशन के कोर्स को जरूर देखिए। यह हैबिट फॉर्मेशन की टेक्निक बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी बड़ी कारगर है। अगर आप भी अपनी किसी हैबिट के ऊपर काम करना चाहते हैं तो इस टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं। साथ में अगर आप अपने बच्चे की किसी हैबिट पर्टिकुलर किसी हैबिट के ऊपर काम करना चाहते हैं तो मेरा मेल आईडी ये दिया हुआ है, इसमें आप वो भेज सकते हैं। मैं सारा का सारा उसके लिए एक वे आउट प्लान बनाकर आपसे शेयर करूंगा। 15 जून से पहले अगर इस मेल आईडी पर कोई सा भी मेल आता है तो मैं उसका जो वे आउट प्लान बनाऊंगा उसकी कोई सी भी कॉस्ट नहीं होगी, वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अगर जरूरत होगी तो टेलीफोनिक असिस्टेंस भी दिया जाएगा। अब हम पेरेंटिंग मैनुअल के अपडेटेड वर्जन के आधार पर तीसरी समस्या के कारण को समझने की कोशिश करेंगे और उसके वे आउट प्लान को भी जानेंगे। बहुत से पेरेंट्स कहते हुए मिल जाते हैं कि हमारा बच्चा एकेडमिक्स में तो बहुत अच्छा है लेकिन वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, वो लोगों से मिलता जुलता नहीं है, वो थोड़ा सा साई नेचर का है और थोड़ा सा सेंसिटिव भी है। आखिर ऐसा क्यों होता है और क्या उसकी ये समस्या आगे चलकर उसे सफल होने से रोक सकती है? ऐसे पेरेंट्स को अक्सर मैं एक कहानी सुनाता हूं और आज इस सेशन के माध्यम से ये कहानी मैं आप सभी को भी सुनाने वाला हूं। एक यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया कि वो अपने यहाँ के जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो सिलेक्टेड इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उन्हें एक एजुकेशनल टूर पर भेजेंगे। तो उन्होंने हर सब्जेक्ट का एक सिलेक्टेड इंटेलिजेंट बच्चे को लिया और 3 दिन के एजुकेशनल टूर पर भेज दिया। वो बच्चे सभी के सभी एजुकेशनल टूर पर जाते हैं। पहला दिन एंजॉय बहुत करते हैं, दूसरा दिन भी बहुत एंजॉय करते हैं, तीसरे दिन उन्हें एक नाव में सफर करना था। नाव में 3-4 घंटे का ट्रैवलिंग टाइम था तो वो एंजॉय भी कर रहे थे, लेकिन 1-2 घंटे के बाद वो बोर होने लगे। तो उन्होंने सोचा कि अब कैसे टाइम पास किया जाए। तो जो नाव चला रहा था वो व्यक्ति भी उन्हीं की उम्र का था, वो भी लगभग उन्हीं की उम्र का था। तो उन्होंने कहा चलो टाइम पास करने के लिए इसी से बातें करते हैं। तो जो साइकोलॉजी का एक्सपर्ट बच्चा था वो उसके पास जाता है और पूछता है, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी? तो जो नाव चलाने वाला था वो तो अनपढ़ था, वो कहता है ये क्या होता है भाई साहब? वो कहता है तुम्हें साइकोलॉजी का मतलब नहीं पता, तुम अपने जीवन को कैसे आगे ले जाओगे, तुम कैसे अपने जीवन को सही तरीके से जी पाओगे, तुम्हें तो साइकोलॉजी का मतलब ही नहीं पता। सभी बच्चे उसके ऊपर तालियां बजाते हैं और हंसने लगते हैं। फिर ऐसे ही करके जियोलॉजी का एक्सपर्ट भी उसके पास जाएगा, पूछेगा डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियोलॉजी? वो अनपढ़ बच्चा होता है, वो कह देता है मुझे नहीं पता। तो वो भी उसी तरह से उसका माखौल उड़ाता है और सभी बच्चे उसके ऊपर तालियां बजाकर हंसते हैं। इसी तरह से बारी बारी से हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बच्चा जाता और उसका मजाक उड़ाता। नाव जब थोड़ा और आगे जाती तो नाव में एक छेद हो जाता और नाव में धीमे धीमे पानी भरने लगता। तो जो नाव चलाने वाला बच्चा होता है वो सभी होशियार बच्चों से पूछता है क्या आपको तैरोलॉजी आती है? तो सभी बच्चे पूछते हैं ये क्या होता है?
तो वो नाव चलाने वाला बच्चा कहता है तैरोलॉजी का मतलब है तैरना। अब आप अपनी साइकोलॉजी लगाओ, आप अपनी जियोलॉजी लगाओ, क्योंकि नाव डूबने वाली है और किनारा है दूर। जिसको तैरोलॉजी आएगी वही किनारा पार करके अपनी जान बचा पाएगा। यहाँ पर तैरोलॉजी से तात्पर्य है लाइफ स्किल से, और इस तैरोलॉजी की कमी के कारण ही बहुत से लोग डिग्रियां लेकर बेरोजगार घूमते हैं। उनके पास एकेडमिक्स तो है, उनके पास बहुत अच्छे मार्क्स तो हैं, लेकिन आज नौकरी नहीं है क्योंकि उन्हें तैरोलॉजी नहीं आती। तो आज के बच्चे को एकेडमिक्स के साथ साथ ये लाइफ स्किल्स आना भी जरूरी है, और इसमें बहुत बड़ा योगदान पेरेंट्स का होता है। और अगर आज के समय में देखा जाए तो सबसे बड़ी लाइफ स्किल है अडेप्टेबिलिटी, और आजकल के बच्चों में थोड़ा सा अडेप्टेबिलिटी की कमी है, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स इसके लिए जिम्मेदार हैं। इतना पैम्पर किया जाता है बच्चों को, इतना उसको अच्छा माहौल दे दिया जाता है कि उसे विपरीत माहौल में स्ट्रगल करने की आदत ही नहीं है। तो बच्चों को तैरोलॉजी सिखाने के लिए पेरेंटिंग मैनुअल के अपडेटेड वर्जन में 2 तरीके हैं। पहला, बच्चा जब भी स्ट्रगलिंग फेज में हो, जब भी उसके सामने थोड़ी सी परेशानी है, तो माता पिता एकदम ढाल बन के उसकी परेशानियों को अपने ऊपर नहीं ले लें। पहले उसे परेशानी फेस करने दें, क्योंकि वो खुद भी उस परेशानी का वे आउट निकाल सकता है। अगर आपने उसे इस वक्त सपोर्ट दे दिया तो वो आगे के लिए कमजोर हो जाएगा, क्योंकि ये परेशानी उसे आगे भी झेलनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आपने उसे टोटली सपोर्ट अभी दे दिया तो वो शायद आगे ये परेशानी को फेस नहीं कर पाएगा। तो अगर आप उसको तैरोलॉजी सिखाना चाहते हैं तो उसे अभी से विपरीत परिस्थितियों को फेस करना सिखाना पड़ेगा। दूसरा, कभी कभी बच्चों के लिए खुद ही आर्टिफिशियल टफ सिचुएशन क्रिएट करें और उन्हें मोटिवेट करें कि उन सिचुएशन को खुद फेस करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। यदि आप ये दोनों तरीके अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर बच्चों के अंदर तैरोलॉजी का भाव का विकास होता है। अब हम पेरेंटिंग मैनुअल के अपडेटेड वर्जन के अंतिम पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपसे सक्सेसफुल पेरेंटिंग की एक ऐसी ट्रिक शेयर करूंगा जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने बच्चों के हीरो बन जाएंगे। आपके बच्चे आपकी बात बहुत मानेंगे और आपका बहुत सम्मान करना शुरू कर देंगे। इस ट्रिक के अनुसार आपको अपने बच्चे को सजेशन नहीं सॉल्यूशन देना चाहिए। मतलब अगर आपके बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता तो आपको उसको समझाना पड़ेगा कि पढ़ने में मन ना लगने का मतलब क्या होता है और इसका कारण क्या होता है, और उसे कौन कौन सी ट्रिक अपनानी चाहिए जिसकी वजह से उसका पढ़ने में मन लगने लगे। अगर आपका बच्चा फोकस नहीं कर पाता, कंसंट्रेशन नहीं कर पाता, तो आपको फोकस और कंसंट्रेशन की सरल शब्दों में उसे डेफिनेशन समझानी पड़ेगी, और फिर आपको उसे वे आउट प्लान बनाकर देना पड़ेगा या कुछ ऐसे तरीके बताने पड़ेंगे जिससे उसका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ जाए। अगर आपके बच्चे को याद नहीं होता तो आपको उसकी मदद करनी पड़ेगी वो कारण को फाइंड आउट करने में कि आखिर उसको याद क्यों नहीं हो रहा है, और उसे कुछ ऐसी ट्रिक्स बतानी पड़ेंगी जिसके कारण उसे याद होने लगे। जब हम बच्चों को उनकी समस्याओं के छोटे छोटे से सॉल्यूशंस देते हैं तो बच्चे हमें अपना हीरो मानने लगते हैं और वो हमारा उसी तरह से सम्मान भी करने लगते हैं। लेकिन आजकल बहुत सारे पेरेंट्स इसका ठीक विपरीत करते हैं। वो समाधान तो नहीं देते, बच्चों को हर बात पर सलाह देते हैं। हर बात पे जब सलाह दी जाती है तो सलाह का महत्व कम हो जाता है। और ऑस्कर वाइल्ड ने तो बहुत अच्छी बात कही है। उसने कहा है कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा चीज दी जाती है वो भी सलाह है, और जो सबसे कम ली जाती है वो भी सलाह है। बल्कि अगर बच्चे को बार बार सलाह दी जाती है, बार बार उसे रोका या टोका जाता है, तो बच्चा इस सलाह को इग्नोर भी करने लगता है और थोड़ा सा अपने पेरेंट्स के प्रति सम्मान का भाव भी कम करने लगता है। इसलिए जब भी पेरेंट्स को बच्चे के अंदर कोई कमी नजर आती है तो बच्चे को एकदम समझाएं नहीं, पहले उस कमी के ऊपर पूरी तरह से रिसर्च करें, उसके कारण को जानने का प्रयास करें और उस कमी के समाधान को भी जानने का प्रयास करें। जब आपके पास पूरी तरह से समाधान आ जाए तब बच्चे के पास जाएं और उसे प्रॉपर सॉल्यूशन प्लानिंग के साथ उसकी कमी बताएं और उसको दूर करने का तरीका भी बताएं। निश्चित तौर पर यह ट्रिक सफल पेरेंटिंग का एक अहम हिस्सा है। आपने इस सेशन को अटेंड किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह सेशन पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।